गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस एंड मैनेजमेंट, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। देन वी वर गोइंग थ्रू अबाउट हेनरी फ्योल। 2-3 बेसिक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। हेनरी फ्योल he started his career as a coal mine engineer, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि उन्होंने जो है वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। वो फर्स्ट थे जिन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस आइडेंटिफाई किए। 4 उन्होंने फंक्शन आइडेंटिफाई किए थे। प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, ठीक है, डायरेक्टिंग था और कंट्रोलिंग था। स्टाफिंग उन्होंने नहीं बताया था। फिर अपन ने बात किया था कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है उनको डिवाइड किया था 6 पार्ट में। फिर अपन बात कर रहे थे कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इनका वो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रूप में। 14 प्रिंसिपल्स में से अपन ने 6 प्रिंसिपल्स जो है वो अपन डिस्कस कर चुके थे। पहला जो था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। याद है क्या बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाए और स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करने के बाद जो एफिशिएंट वर्कर है उसको वो काम दिया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब एंड ईच पर्सन मस्ट बी असाइन द टास्क और जॉब अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। सेकेंड वन वॉज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी रेफर्स टू राइट टू गिव ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म गिवन टास्क। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी 2 तरह की, फॉर्मल यानी पोजिशनल वाली और एक थी पर्सनल वाली, ठीक है। फिर अपन ने बात किया था डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, और जो एग्रीमेंट है, जॉब एग्रीमेंट है, सर्विस एग्रीमेंट है, उसके रूल्स या रेगुलेशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ अपन ने डिस्कस किया था बेटा यूनिटी ऑफ कमांड। What was there in unity of command? There should be only one boss of the person, ताकि उसको क्लियरली पता रहे कि उसको किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको रिपोर्ट करना है। फिर एक था हमारे लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल एक्टिविटीज, इसके लिए लाइन क्या याद रखनी थी बेटा? वन हैड वन प्लान। जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनका क्या करना है? ग्रुपिंग करनी है और उनका क्या होना चाहिए? एक ही हेड होना चाहिए, सो दे कैन वर्क स्मूथली, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे। और एक अपन ने डिस्कस किया था बेटा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट, ये अपन ने डिस्कस किया था। आई होप सबको ध्यान है, ठीक है। ये अपन डिस्कस कर चुके थे 6 प्रिंसिपल अभी तक। अब अपन बाकी बचे हुए 8 प्रिंसिपल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब इट इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ पेमेंट मेड टू द वर्कर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, a fair remuneration must be paid to the employees, ठीक है। और ये क्या कहता है? The overall pay and compensation should be fair to both employees and organization। रेम्यूनरेशन जो है वो एक मोटिवेटर के रूप में काम करता है। रेम्यूनरेशन जो है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए। फेयर मीन्स व्हाट? यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान रखना है। What the 2 things you have to remember? It must be enough to maintain a reasonable standard of living, reasonable standard of living। And second thing जो आपको ध्यान रखनी है वो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बेटा कि it must be within the paying capacity of organization। Understand again, remuneration according to Henry Fayol, a fair remuneration must be given, fair to both employee as well as to the organization। and fair remuneration क्या है? तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला, it must be reasonable enough to maintain normal living standard of person, and second, it must be within the paying capacity of the organization। रेम्यूनरेशन के बाद 8th आता है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू विद होल्डिंग द डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल। जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको सिर्फ टॉप लेवल पे कुछ लोगों के हाथ में रखना, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट? डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और राइट टू द लोअर लेवल ऑल्सो। यानी कि जब डिसीजन मेकिंग पावर्स को सिर्फ टॉप लेवल के एम्प्लॉयज यानी टॉप एग्जीक्यूटिव्स वगैरह हैं उनके हाथ में रखा जा रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट? जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको आप क्या कर रहे हो? सब में बांट रहे हो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। पूरी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो सेंट्रलाइज हो सकती है ना डिसेंट्रलाइज हो सकती है। हेनरी फेयोल ने कहा कि भैया जो रूटीन नेचर के डिसीजंस हैं, डेली नेचर के डिसीजंस हैं, दैट मस्ट बी डिसेंट्रलाइज। अब इसके लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा कि इंडिया में जैसे अपन बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार अपने हाथ में रखे हैं और कुछ क्या कर दिए? लोअर लेवल पे डिस्पर्स कर दिए। जैसे पंचायत हो गई, म्यूनिसिपलिटीज हो गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, उनको कुछ अधिकार दे दिए गए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। बट फाइनल अथॉरिटी जो मेजर डिसीजन है वो अभी भी किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को डिसीजन लेने का राइट दिया जाना चाहिए, बट फाइनल अथॉरिटी मस्ट बी सेंट्रलाइज। जो फाइनल अथॉरिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर इज ए नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट। सबऑर्डिनेट्स के इन्वॉल्वमेंट को बैलेंस करना है किसके थ्रू? थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विद मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। यानी आपने उनको राइट दे दिया डिसीजन लो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, मगर जो फाइनल अथॉरिटी है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होनी चाहिए, यानी वो क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन। कि सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट बैलेंस होना चाहिए, उनको मौका दो डिसीजन लेने का, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। बट जो फाइनल अथॉरिटी है दैट मस्ट बी एट द हैंड ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। 9th पॉइंट इज स्केलर चेन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है स्केलर चेन। पहला क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर चेन? स्केलर चेन मतलब फॉर्मल लाइंस, फॉर्मल चैनल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वर्कर्स। कि भैया ए बी सी डी है, स्केलर चेन मतलब फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल लाइंस थ्रू विच इंफॉर्मेशन विल बी पास। कि भैया ए को कोई जानकारी डी को देनी है, ए विल पास ऑन टू बी, बी विल टू सी एंड सी गोन्स टू द डी, दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है बेटा? कि किस डायरेक्शन में या किस तरह से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो होगी, दैट इज स्केलर चेन। कैसे इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाएगी वो डिटरमाइन करना किसका पार्ट है? स्केलर चेन का पार्ट है, ठीक है। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इट मस्ट बी फॉलोड। मगर हेनरी फेयोल ने इसका एक एक्सेप्शन भी दिया, दैट इज गैंग प्लैंक। व्हाट इज गैंग प्लैंक? At the time of emergency, two employees lying horizontally can communicate with each other without following the formal line of communication. जो formal line of communication है वो तो कहलाता है स्केलर चेन। मान लो D को कोई बात E तक पहुंचानी है तो D C को, C B को, B A को और A किसको बताएगा? E को, दैट इज स्केलर चेन। बट हेनरी फेयोल जो है उन्होंने कहा कि भैया अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी है तो उस केस में इसका एक एक्सेप्शन दिया, दैट इज गैंग प्लान। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में भी ध्यान रखना। गैंग प्लान क्या है? कि जो दो एम्प्लॉइज हॉरिजॉन्टली एक पोस्ट पे है, इमरजेंसी के समय वो लोग आपस में विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ गैंग प्लान। इज इट क्लियर? What do you mean by scalar chain? Formal lines of communication or passing of information is a scalar chain. Or at the time of emergency, they can avoid it through a plan which is known as gang plan. ठीक है? 10th जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया बेटा, वो इन्होंने दिया ऑर्डर। अब यहां पे ऑर्डर का मतलब आदेश देने से नहीं है। ऑर्डर हियर रेफर्स विद द ऑर्डरलीनेस। मीन्स व्हाट? According to Henry Fayol, there is a fixed place for every person and everything in an organization.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन और प्लेस, हर पर्सन और हर चीज की एक प्लेस फिक्स है, एंड दैट पर्सन और थिंग मस्ट बी एट इट्स प्लेस, और वो पर्सन और वो चीज अपनी जगह पर होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज ए फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी एट इट्स प्लेस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। मान लो गेट कीपर है, चौकीदार है, गार्ड है, उसकी जगह है फैक्ट्री के गेट पे खड़े होना, ना कि वो फैक्ट्री के कंपाउंड के अंदर घूमे। अगर घूम रहा है तो क्या होगा, मान लो बाहर से कोई आया, हॉर्न बजा रहा है, गेट पे ही नहीं क्योंकि वो तो अंदर घूम रहा है, तो इसके कारण क्या हो गया, डिले हो गया। तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ऑर्डरलीनेस से है, इसका मतलब है कि every person and everything have a fixed place in an organization and every person and everything must be at its place, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया इक्विटी। अब यहाँ अकाउंट्स वाला इक्विटी नहीं है, शेयर से मतलब नहीं है। इक्विटी मीन्स ट्रीटिंग ऑल इक्वल्स इक्वली, means and in an organization there should be no discrimination between employees on the basis of their caste, religion, nationality और gender। इक्विटी वाला प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना। मतलब ये नहीं है कि आप एक वर्कर को 10,000 दे रहे हो, मैनेजर को 25,000 दे रहे हो, मतलब इक्विटी फॉलो नहीं हो रही। इक्विटी का मतलब है जो एक लेवल पे हैं उनको एक जैसा ट्रीट करना। दो वर्कर हैं, दोनों का जॉब सेम है, नेचर ऑफ वर्क सेम है, और फिर आप एक को ज़्यादा और एक को कम दे रहे हो, तो दैट इज कि आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं कर रहे हो। क्या मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एम्फेसाइज ऑन काइंडलीनेस एंड जस्टिस। ये इससे 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। काइंडलीनेस एंड जस्टिस से रिलेटेड कौन सा प्रिंसिपल है, तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ऑल इक्वल शुड बी ट्रीटेड equally, there should be no discrimination between employees on the basis of their caste, religion, nationality or against the handicap। सभी लोगों को आपको क्या करना है, equally treat करना है ऑर्गेनाइजेशन में, that is related with principle of equity। 12th उन्होंने दिया बेटा stability of personnel और stability of tenure। stability of personnel और stability of tenure, what they say, workers must be selected after the rigorous process, but once the worker are selected they must be kept on their job or their place for sufficient time to show their ability and talent। हेनरी फेयोल ने ये कहा बेटा कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम हो। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय टर्नओवर? हाउ मैनी वर्कर लेफ्ट द जॉब ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है कि कितने वर्कर एक पर्टिकुलर टाइम में जॉब छोड़कर गए। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल एम्प्लॉय टर्नओवर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कम से कम रहे। एम्प्लॉय टर्नओवर कम रहे मतलब कि एम्प्लॉय जॉब छोड़कर कम जाए। आपने एक पर्सन को अपॉइंट किया, पहले महीने में उसने टारगेट अचीव नहीं किया, आपने निकाल दिया, अब नए को रखो, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको वापस ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल वर्कर मस्ट बी सेलेक्टेड आफ्टर ए रिगरस प्रोसेस, कि वर्कर को सेलेक्ट करने में भले ही आप जितना टाइम लगाना है लगाओ, बट वंस द वर्कर इज सेलेक्टेड ही मस्ट बी गिवन ए प्रॉपर टाइम एंड सफिशिएंट टाइम टू शो हिज एबिलिटी और टैलेंट। वर्कर को सेलेक्ट करने में भले ही टाइम लगा दो, बट एक बार सेलेक्ट कर लिया उसके बाद उसको बराबर टाइम देना चाहिए ताकि अपनी एबिलिटी वो शो कर सके। 13 प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल क्या है बेटा? इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव मीन्स व्हाट, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है देयर मस्ट बी ए सजेशन सिस्टम। जो भी वर्कर अच्छा सजेशन दे जिससे कि कंपनी की कॉस्ट कम हो या एफिशिएंसी इंक्रीज हो, ऐसे सजेशंस, ऐसे जो भी सजेशन देने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेट किया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करे, नए सजेशंस दे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिले। ठीक है, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव को बढ़ावा देना है
1 मार्क क्वेश्चन एक बनता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन बॉक्स लगा रखे हैं, तो दैट इज फॉलोइंग विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एंड लास्ट प्रिंसिपल जो है बेटा वो है एस्प्रिट द कॉर्प्स। एस्प्रिट द कॉर्प्स, एस्प्रिट द कॉर्प्स का मतलब क्या है बेटा कि देयर शुड बी, एस्प्रिट द कॉर्प्स मीन्स व्हाट कि देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट टीम वर्क बिटवीन द वर्कर्स। According to Henry Fayol, management should promote a team spirit of harmony among employees। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, उनमें एक अच्छा टीम वर्क होना चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो दैट इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है वो बेटा, एस्प्रिट द कॉर्प्स का। इज इट क्लियर? वापस समझना, एस्प्रिट द कॉर्प्स इज रिलेटेड विद द टीम वर्क। देयर शुड बी अ प्रॉपर टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रॉपर टीम वर्क होना जरूरी है और इसको डेवलप करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क इंप्रूव हो सके। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? 14 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल दिया अपन ने बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सेकेंड दिया बेटा अपन ने ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मल एंड पोजिशनल अथॉरिटी वाला। तीसरा दिया इन्होंने बेटा डिसिप्लिन, फेयर एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज एंड ऑल दैट। फोर्थ वन यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी ओनली वन बॉस एंड वन पर्सन। फिफ्थ दिया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। दे विल नॉट आस्क यू, पहले जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे तो डायरेक्ट पूछा जाता था कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बट नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। और केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने का क्या है कि भैया अगर मैं कहता हूं कि इफ ए कंपनी वांट्स टू अचीव द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल दे मस्ट फॉलो। सीधा सा बात है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। क्यों? ये क्या कहता है कि वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया जाए ताकि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल सके। तो आपको ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट ऑलवेज बी गिवन ए प्रायोरिटी। सेवंथ हो गया हमारे लिए रेमुनरेशन, फेयर एंड जस्ट रेमुनरेशन। इट मस्ट बी इनफ टू मेंटेन रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग as well as it must be within the paying capacity of the organization। 8 हो गया बेटा centralization and decentralization। involvement of central employees बढ़ाओ through decentralization, but final authority क्या होनी चाहिए, centralized होनी चाहिए। 9th point हो गया हमारे लिए scalar chain। formal line of communication is known as scalar chain। ठीक है, और इसी का एक्सेप्शन दिया उन्होंने क्या, गैंग प्लान। ड्यूरिंग इमरजेंसी 2 पर्सन हॉरिजॉन्टली जो हैं बातचीत कर सकते हैं। 10th हो गया ऑर्डर, देयर इज ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी एट इट्स प्लेस। इक्विटी, ऑल इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए जब तक कि आपके पास कोई फेयर ग्राउंड नहीं है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड 14th one is esprit de corps। I hope 14 principles are clear to you। It is important for all to go through this। एक बार अच्छे से पढ़े। In next video we'll go with the F.W. Taylor। Is it clear? Thank you everybody, have a nice day।